हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का जो सीरीज करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे जो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर होगा। दोस्तों, इस लॉन्ग क्वेश्चन को करने के बाद यदि आपको इसके आधार पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा है तो आप इसी कॉन्सेप्ट अर्थात नोट्स को उपयोग करके उसका भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित क्वेश्चन। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की प्रगति और चुनौतियों का विश्लेषण करिए। देखिए, इस प्रश्न का आंसर मतलब क्या बोलते हैं, इस प्रश्न का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब क्या आपको लिखना है आंसर में। तो सबसे पहले आप इसकी भूमिका बता देंगे और फिर बताएंगे कि कृषि क्षेत्र में क्या प्रगति हुई और फिर उसकी क्या चुनौतियां हैं, और फिर आप बताएंगे उद्योग क्षेत्र में क्या प्रगति हुआ और फिर उसकी क्या चुनौतियां हैं, और फिर सेवा क्षेत्र में क्या प्रगति हुआ और फिर इसकी क्या चुनौतियां हैं, और उसके बाद एक संतुलित निष्कर्ष आप दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी देश या राज्य की एक प्रकार से वार्षिक विस्तृत विश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बीते वर्ष की आर्थिक स्थिति तथा विकास की गति और चुनौतियां और साथ साथ नीतिगत सुझाव भी शामिल होते हैं। आप समझ गए आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण क्यों जरूरी होता है किसी भी देश या राज्य के लिए, इस संदर्भ इस मतलब बिंदु से भी हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार को यह समझने में हेल्प करता है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वह किस दिशा में जा रहा है। इससे नीति निर्माण, बजट तैयार करने और विकास योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में गवर्नमेंट को क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, अर्थात सहूलियत मिलती है। आप दोनों बिंदुओं को समझ गए कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और आर्थिक सर्वेक्षण क्यों जरूरी है। अब इसके आंसर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं जहां पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। अब हम लोग इसको भूमिका से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक शॉर्ट भूमिका आप देंगे। अब तो चलिए देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य की आर्थिक प्रगति और चुनौतियों का आकलन करता है। कृषि इसकी रीढ़, उद्योग विकास की दिशा और सेवा क्षेत्र आर्थिक मजबूती का आधार है। अब देखिए, कृषि क्यों इसकी रीढ़ मानी जाती है। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए इसे कृषि अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। अब देखिए, औद्योगिक विकास से आप देखेंगे बड़े पैमाने पर रोजगार और बड़े पैमाने पर राजस्व भी प्राप्त होता है। अब सेवा क्षेत्र को ले लीजिए, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि से क्या होता है, कहीं ना कहीं राज्य या देश को एक प्रकार से आर्थिक मजबूती मिलती है, और सेवा क्षेत्र देश या राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान भी करता है। अब फिर लिखेंगे, हालांकि इन तीनों क्षेत्रों में संभावनाओं के साथ साथ कई चुनौतियां भी बनी हुई है जिसका समाधान राज्य की समग्र प्रगति के लिए आवश्यक है। अब देखिए, कुल मिलाकर इसे एक दो लाइन में आप समझिए। आर्थिक सर्वेक्षण से हमें यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, कहाँ समस्याएं बनी हुई है। अब जब यह पता चल जाता है तो गवर्नमेंट को क्या हेल्प मिलता है कि क्या इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाया जाए। इस संदर्भ में हमें ज़्यादा हेल्प मिलता है, अर्थात गवर्नमेंट को मदद मिलती है कि क्या सकारात्मक सुधार किया जाए। अब हमने भूमिका को काफ़ी अच्छे से देख लिया। अब हम इसकी मुख्य बिंदुओं को स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको काफ़ी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, आप लिखेंगे, इन तीनों क्षेत्रों की प्रगति और चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है या देखा जा सकता है। कुछ भी लिखिए। दोस्तों, हमने इस प्रश्न का आंसर पॉइंट वाइज देने का प्रयास किया है ताकि आपको पॉइंट याद हो जाए और आपको याद करने में सहूलियत हो, इसीलिए हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है। अब कैसे लिखेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप पहला पॉइंट देंगे, कृषि क्षेत्र प्रगति और चुनौतियां। इसको देने के बाद पहले प्रगति बताएंगे और फिर चुनौतियां, और तीनों संदर्भ में हम ऐसे ही दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले दिखाएंगे प्रगति। अब देखिए, कृषि का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान। अब देखिए, सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या होता है, तो देखिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड।
मतलब इसका अर्थ क्या है, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया, इसमें जोड़ा गया कुल मूल्य। आप इसको दूसरे संदर्भों में समझिए। मान लीजिए कि कोई किसान गेहूं उगाता है, तो उसकी फसल का जो मूल्य है वह कृषि क्षेत्र का क्या हुआ, सकल राज्य मूल्यवर्धन हुआ। आप समझ गए। अब देखिए, अब इसके पॉइंट पे आते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 19.9% है। अब इतना है तो इससे क्या मतलब आपको पता चलता है, इससे पता चलता है कि कृषि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अब भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें अभी भी वृद्धि की संभावना दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन में वृद्धि। अब देखिए, धान, गेहूं, मक्का, मखाना और फल सब्जियों में उत्पादन बढ़ा है। अब देखिए क्यों उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि कई सरकारी योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और किसानों को दी गई सहायता के कारण यह संभव हुई है और इसमें और ज़्यादा मतलब ग्रोथ बढ़ने की संभावना बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, सरकारी योजनाएं। अब देखिए सरकारी योजनाएं इसमें कैसे, अब क्या बताएंगे आप। कृषि रोड मैप, जैविक खेती, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना से किसानों को लाभ मिला है। अब देखिए कृषि रोड मैप ना, कृषि रोड मैप एक दीर्घकालिक योजना है जिसमें किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान होती है। अब जैविक खेती को समझिए। अब देखिए जैविक खेती क्या होता है, रसायनों से मुक्त खेती, मतलब जिसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। जहां रासायनिक खाद से कृषि, मतलब रासायनिक खाद के माध्यम से जो भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती थी, वही जैविक खेती उर्वरता को बनाए रखती है और उसे बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से क्या होता है, इसमें किसानों को मतलब प्रत्येक वर्ष 6,000 का मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट सहायता करती है, मतलब 2-2 हज़ार के किस्तों के रूप में। अब कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से किसानों को देखेंगे आप, कम ब्याज पर गवर्नमेंट ऋण देती है, सब उसके माध्यम से उसको सब्सिडी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, सहायक कृषि गतिविधियां। अब देखिए इसमें क्या बताएंगे, पशुपालन और मत्स्य पालन से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं, मतलब हल्का विस्तार। देखिए बिहार में दुग्ध उत्पादन हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, मत्स्य पालन को एक प्रकार से बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहा है और जब यह बढ़ेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं राज्य आर्थिक रूप से काफी ज्यादा सशक्त होगा। अब इतना बताने के बाद जब प्रगति बताएंगे तो अब इसकी मुख्य चुनौतियों को हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चुनौतियों को बताना है। देखिए हमारे राज्य अर्थात बिहार में सबसे जो बड़ा चुनौती क्या है, आपको भी पता है, बाढ़ और सूखा। मतलब इससे निपटना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसको हम थोड़ा विस्तार से, मतलब हल्का विस्तार देंगे। देखिए बिहार के उत्तरी भाग में हर वर्ष बाढ़, जबकि दक्षिणी भाग में सूखा पड़ता है। अब देखिए बिहार में ना हर साल बाढ़ सुखाड़ की समस्या आती है, जिससे कृषि को क्या होता है, बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। बाढ़ से फसलें डूब जाती है, सुखाड़ के कारण उत्पादन कम हो जाता है। तो किसानों को क्या होता है, किसानों को कहीं ना कहीं इसका मतलब खामियाजा भुगतना होता है। और यह एक प्रकार से हमारे खास करके एक जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे कि आप बिहार को ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इसके लिए एक बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं इसका समाधान करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट चुनौती को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, सिंचाई और भंडारण की समस्या। यह भी एक मतलब कम विकसित राज्यों के लिए मतलब बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए इसमें क्या देखेंगे, नहरों और कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण किसानों को फसल की बिक्री में कठिनाई होती है। अब देखिए नहर का कमी होगा तो क्या होगा, सिंचाई सही ढंग से नहीं हो पाएगा। सिंचाई की साधनों से कमी जब रहेगा तो क्या होगा, किसान मानसून पर निर्भर करेगा कि वर्षा होगा तो हम खेती करेंगे, और वर्षा ही नहीं होगा तो कैसे उनका मतलब खेती होगा। तो यह ना किसानों के समक्ष एक बड़ी समस्या पैदा करती है। जबकि कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण क्या होता है, जो जितने बड़े पैमाने पर फल का उत्पादन होता है, सब्जी का उत्पादन होता है, अनाज का उत्पादन होता है, यदि सही जगह उसको रखने का न मिले तो क्या होगा, वह खराब हो जाएगा, जिससे किसानों का उचित दाम नहीं मिलेगा। और जब उचित दाम नहीं मिलेगा तो जैसे तैसे बेच देंगे तो उनका क्या होगा, नुकसान होगा। और एक किसी भी राज्य या देश का किसान यदि आर्थिक रूप से कमजोर हो गया तो वह राज्य कैसे आगे डेवलप करेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि समाज का जो सबसे पिछड़ा तबका है सबसे ज्यादा बढ़ाने का प्रयास उसी को करना चाहिए। तो इन नुकसानों से बचाने के लिए मतलब विशेष ध्यान देने की अभी भी आवश्यकता है। मतलब ये सब चुनौतियां है। इतना चुनौतियां बताने के बाद अब आप औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति और चुनौतियों को दर्शाएंगे। तो चलिए औद्योगिक क्षेत्र के प्रगतियों को पहले देखेंगे और फिर इसके संदर्भ में मुख्य चुनौतियों को देखेंगे। तो औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति क्या है, पहला पॉइंट आप हम लोग देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है
कि उद्योग का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान, अब देखिए इसका योगदान 21.5% है। अब देखिए यह क्या संकेत देता है 21.5%, मतलब औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही है लेकिन अभी भी व्यापक सुधार की आवश्यकता इसमें है। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिकीकरण में सुधार। अब देखिए बिहार में एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए कैसे, अब देखिए औद्योगिक नीति के तहत आप देखेंगे नए निवेशकों को एक प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखेंगे औद्योगिक पार्क और क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे निवेश में वृद्धि। अब देखिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेशों को मतलब प्रस्तावों को एक प्रकार से मंजूरी दी गई है। अब इसके लिए क्या होगा, कहने का मतलब इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, बिहार में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है। विदेशी और घरेलू निवेशकों को क्या दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर परिवहन में सुधार से क्या होगा, मतलब इन सारी बेहतर जब सुविधा मिलेगा तो क्या होगा, उद्योग बढ़ेंगे, मतलब निवेश में क्या होगा, वृद्धि होगा। जब निवेश में वृद्धि होगा तो क्या होगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा और औद्योगिक उत्पादन में क्या होगा, इससे वृद्धि होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा। अब देखिए कैसे, मखाना, चावल, मिल डेयरी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। अब देखिए कैसे मिला है, अब देखिए हथकरघा हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, पारंपरिक शिल्प हो गया, चाहे एक जिला एक उत्पाद योजना हो गया, इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। स्टार्टअप लघु उद्योगों के माध्यम से जो सरकारों को मतलब क्या बोलते हैं, सरकार जो किसानों को या लोगों को सहायता दे रही है उससे। आप देखिए कृषि आधारित उद्योग को देख लीजिए, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को सशक्त करना है। लोग सशक्त होंगे तो राज्य भी सशक्त होगा, राज्य सशक्त होगा तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। अब इसके प्रगति बताने के बाद अब इसकी मुख्य चुनौतियों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए मुख्य चुनौतियों को हम लोग देखते हैं शॉर्ट में। पहला जो चुनौती है, बिजली और परिवहन की समस्या। देखिए उद्योगों को निर्बाध बिजली और लॉजिस्टिक की बेहतर सुविधा की आवश्यकता है। अब देखिए कैसे, अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र में आज के डेट में भी आप देखेंगे ना, तब बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। और इससे क्या होगा, जब बिजली सही तरीके से नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन प्रभावित होगा, और प्रोडक्शन प्रभावित होगा तो क्या होगा, रोजगार प्रभावित होगा। मतलब सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं जाके आर्थिक सशक्तिकरण में एक प्रकार से कमी होगी, मतलब उतने सशक्त हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको दूर करने की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट, तकनीकी कौशल की कमी। अब देखिएगा उद्योगों में योग्य और प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या कम है। अब देखिए योग्य और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी के कारण क्या होती है, उत्पादकता मतलब कम रहती है, मतलब कम हो जाता है। आप देखेंगे आधुनिक मशीन तकनीकों का सही उपयोग नहीं करने से मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपका उत्पादन पिछड़ जाता है, और इससे क्या होता है, राज्य मतलब उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाता है। इससे राज्य में कहने का मतलब जो बड़े उद्योग और मतलब जो भी इंडस्ट्री लगने की संभावना होती है उसकी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इसके लिए मतलब इस पे ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट जो मतलब चुनौतियां हैं, बड़े उद्योगों का अभाव। अब देखिए राज्य में भारी उद्योगों का निवेश एवं अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी कम है। इसके पीछे क्या है, आप देखेंगे कि बिजली और परिवहन की यहाँ पर्याप्त सुविधा है। अनुकूल माहौल आप देखेंगे या निवेश नीतियों के मतलब जो अनुकूल औद्योगिक दृष्टिकोण से औद्योगिक और निवेश के लिए यहाँ पर देखेंगे अनुकूल माहौल नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर आपको कमी मिलेगा, कुशल श्रमिकों की भी कमी यहाँ पे मिलेगी। और जो आप देखेंगे कि अधिकतर निवेशक क्या करते हैं, जहाँ पे मतलब बेहतर उनको संभावना दिखती है वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो बिहार में भी कहने का मतलब अगर इसको अगर करना है सही तरीके से तो कहीं ना कहीं बुनियादी संरचना और भूमि अधिग्रहण से संबंधित चीज़ों को ना बेहतर बनाना होगा। तो ये तीन ना बड़ी मोस्ट बड़ा चुनौती है, मतलब किसी भी राज्य या देश के लिए, मतलब इसको मतलब ग्रोथ को मतलब बढ़ाने के लिए। तो हमारे राज्य में यह ज़्यादा ही मतलब बड़ी चुनौती है बिहार में। अब देखिए नेक्स्ट सेवा क्षेत्र को देखेंगे। अब देखिए सेवा क्षेत्र के प्रगति एवं चुनौती, इसमें भी पहले प्रगति को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। अब देखिए अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान, देखिए सेवा क्षेत्र का बिहार की अर्थव्यवस्था में 58.6% योगदान है। अब देखिए सेवा क्षेत्र में आप एक तरह से देखेंगे कि इसका एक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें क्या आता है, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, आईटी सेवाएं शामिल होती है, और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, पर्यटन उद्योग का विकास। इसमें देखिए क्या लिखेंगे,
बौद्ध, जैन और हिंदू धार्मिक स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। अब देखिए कैसे बौद्ध, जैन और हिंदू तीर्थ स्थलों जैसे बोध गया हो गया, राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, पावापुरी हो गया, इनको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सड़क और परिवहन सुविधाओं में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे धार्मिक जहां स्थल है वहां पे आप देखेंगे आधुनिक सुविधा जैसे होटल, सुरक्षा, स्वच्छता आदि को मजबूत किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे कि डिजिटल और प्रशासनिक सुधार। अब देखिए ई गवर्नेंस, CCTNS और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आई है। अब देखिए ये क्या है, CCTNS क्या है? देखिए इसका मतलब फुल फॉर्म पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए अंग्रेजी में मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्राइम एंड क्या बोलते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे अपराध और अपराधी नेटवर्क प्रणाली। ये है क्या, इसको समझिए। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके जरिए पुलिस पूरे देश में अपराध और अपराधियों का रिकॉर्ड क्या रखती है, ऑनलाइन रखती है। आप समझ गए। अब देखिए इसके माध्यम से कैसे मतलब क्या बोलते हैं कार्यों में मतलब सुधार दिया जा रहा है। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से आप देखेंगे सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है और जिससे प्रक्रियाएं कहने का मतलब कहीं ना कहीं पारदर्शी बन रही है। और ऑनलाइन प्रमाण पत्र और भूमि रिकॉर्ड से क्या हो रहा है, अब डिजिटल माध्यम से ना लोगों को काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो रही है। तो इस तमाम तरह की चीज़ों से काफ़ी हद तक पारदर्शिता आई है। अब इतना बताने के बाद इसकी चुनौतियों को दर्शाएंगे। देखिए क्या चुनौती दिखाएंगे। पहला चुनौती बताएंगे पर्यटन और संरचना का अभाव। देखिए होटल, सड़क और परिवहन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। अब देखिए बिहार में पर्यटन तो बढ़ रहा है लेकिन होटल या लॉज मतलब लोगों को रहने की जो मतलब बेसिक सुविधाएं है वह अभी भी वही है। इसमें उस लेवल से मतलब सुधार नहीं हो रहा है जिस लेवल से बिहार में पर्यटन बढ़ रहा है। आप देखेंगे सड़क और सार्वजनिक जो परिवहन व्यवस्था है वह भी उतनी बेहतर अभी भी नहीं बनी है। हाँ अभी उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन जिस लेवल से चाहिए उस लेवल का अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे मतलब कमी है। इतना बताने के बाद फिर सेकंड आप इसकी कमी बताएंगे, तकनीकी शिक्षा की कमी। अब देखिए डिजिटल और आईटी सेवाओं में रोजगार को बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अब देखिए आईटी सेक्टर ना बड़े तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में आप देखेंगे तकनीकी शिक्षा और डिजिटल स्किल्स की आज भी बड़े पैमाने पर कमी है। कंपनियां क्या करती है, प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी देना चाहती है लेकिन बिहार में क्या होता है, स्किल गैप के कारण रोजगार के अवसर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब कैसे बढ़ेगा, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईटी ट्रेनिंग सेंटर मतलब के माध्यम से जब लोगों को प्रशिक्षित करेंगे तो रोजगार के कहीं ना कहीं नया अवसर पैदा होगा। मतलब पर्यटन और संरचना का अभाव और तकनीकी शिक्षा की कमी एक प्रकार से सेवा क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती का काम करती है। अब इतना बताने के बाद आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष देने का प्रयास करेंगे या थोड़ा सा आप चाहेंगे तो मतलब हल्का आप सुझाव भी दे सकते हैं यदि आप संयुक्त रूप से चाहें तो कुछ, नहीं तो निष्कर्ष में ही एक मतलब छोटा सा आप सुझाव दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। तो देखिए निष्कर्ष क्या लिखेंगे। निष्कर्ष अब बताएंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। अब देखिए कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में निवेश आ रहा है और सेवा क्षेत्र देखेंगे डिजिटल और पर्यटन विकास के कारण काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। फिर लिखेंगे लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। यदि सरकार बुनियादी ढांचे, तकनीकी शिक्षा, निवेश और डिजिटल विकास पर ध्यान दे तो बिहार उद्योग और नवाचार का हब बन सकता है। अर्थात यदि गवर्नमेंट बुनियादी ढांचा को मजबूत कर ले, तकनीकी शिक्षा को बेहतर कर ले, निवेश के अनुकूल परिस्थितियों को बना दिया जाए, अर्थात इन सभी चीज़ों को यदि गवर्नमेंट बढ़ावा दे तो बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकती है और बिहार आर्थिक रूप से सशक्त होकर देश का एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता है। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी बेहतर तरीके से कराने का प्रयास किया और हमने यह भी ध्यान रखा कि शब्द सीमा भी ज़्यादा ना हो और हमने 380-90 शब्दों के बीच में ही आपका आंसर रखने का प्रयास किया है। आप यदि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आंसर देने का प्रयास करेंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इसी का इस्तेमाल करके आप आंसर दे देंगे। दोस्तों हमें आप यह बताएंगे कमेंट और लाइक करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।